जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल संस्करण अप्रैल 2025 का ये दूसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। विशेष रूप से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उसके लिए हम इस वीडियो में सारे उन घटनाक्रमों को कवर करेंगे जो अप्रैल संस्करण के अंतर्गत दिए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार और याद दिला दें कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जितना जल्दी हो सके आपको नोटिफिकेशन मिले और लगातार आप वीडियो से बने रहें और आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। चलिए, समय को नहीं गंवाते हुए चलते हैं हम आगे। इससे पहले के वीडियो में हमने इस संस्करण में आए हुए नेशनल न्यूज़ को कवर कर लिया है। आइए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं इनके हाइलाइट्स को कि क्या क्या वो न्यूज़ हैं जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा का बन सकते हैं हिस्सा। तो इसके लिए देखते हैं कौन कौन से वो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। चलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा हुई संपन्न। फ्रांस व भारत की अध्यक्षता में AI एक्शन समिट का तीसरा संस्करण पेरिस में हुआ संपन्न। फ्रांस यात्रा के पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा हुई संपन्न। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI में भारत को मिला 96वां स्थान। संयुक्त राष्ट्र बजट 2025 के लिए भारत ने अपना योगदान सही समय पे किया जमा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहद अल थानी की भारत यात्रा हुई संपन्न और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान के मस्कट में हुआ संपन्न। तो ये जो सारी की सारी न्यूज़ें हैं, इसके बारे में खबरें हैं, ये हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हैं और यहाँ से आप कहीं ना कहीं आप परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न को देखते रहेंगे। खासिकार ये पूरा का पूरा चैप्टर न केवल आपके पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके मेंस के लिए, और खासकर जो आगामी मेंस अभी होने वाला है, बीपीएससी का मेंस होने वाला है, इसके अलावा यूपी पीसीएस के लिए भी जो मेंस हैं, इन सारे चीज़ों के लिए, या जहाँ भी ये मेंस के पेपर हो रहे हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है, पूरा का पूरा वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने चर्चा किया है फ्रांस का और यूएसए के साथ और कतर के साथ, तो 3 देशों के साथ आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखने को मिल रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डील यहाँ पे हुआ है। आइए चलते हैं अपने पहले घटनाक्रम की तरफ। सबसे पहले चर्चा यहाँ पे हो रही है प्रधानमंत्री की हाल फिलहाल में संपन्न हुई फ्रांस यात्रा के दौरान। तो अभी आपको पता है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रोन है। तो प्रधानमंत्री इस बार फरवरी महीने में 3 दिनों की लगातार 2 देशों की यात्रा पे जाते हैं। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही अभी अमेरिका में भी नई सरकार बनी है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अभी राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। तो भारत लगातार वहां भी इस यात्रा के बाद गए थे। तो अभी हाल फिलहाल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर फ्रांस की 3 दिनों की तथा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 में ये विदेश यात्रा की है। अपने पूरे टीम के साथ सबसे पहले पहुंचते हैं वो फ्रांस के पेरिस, और जहां पे 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री कहां रहते हैं, तो वो फ्रांस में रहते हैं। और अपने इस 3 दिनों की यात्रा के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट डील यहाँ पे संपन्न हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के जितने भी अपने आज़ादी के समय से लेकर आज तक जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे हैं, वैसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज के संबंध में भारत का टॉप पे है। चलिए, कैसे है इसके बारे में फिर समझेंगे। तो यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जनवरी 2024 में, इससे पहले आप देखेंगे कि आप 2023 से शुरू कर लें, इससे पहले आप देखेंगे कि सन 2023 में भारत के प्रधानमंत्री को बेस्टिल डे परेड में बुलाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ थे? वहाँ पे फ्रांस में आप देखेंगे कि गेस्ट के रूप में पहुंचे हुए थे। कब? जुलाई 2023 का समय था। ये वही समय था जब हमारा चंद्रयान 3 जो है वहाँ पे लैंड कर रहा था। तो आप उसको वो दिन भी याद होगा। तो इस समय प्रधानमंत्री कहाँ थे? बेस्टिल डे परेड में थे और वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उसके बाद हमारे यहाँ सन 2024 में यहाँ पे जो गणतंत्र दिवस हो रहा था, तो उस गणतंत्र दिवस के लिए इमैनुअल मैक्रोन हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे। तो 2023 में प्रधानमंत्री वहाँ गए थे हमारे, और 2024 में उनके राष्ट्रपति भारत में आए थे, और अभी 2025 में उन्हें उस समय ही निमंत्रण दिया था, और अब प्रधानमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं, पेरिस पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 6ठी यात्रा है प्रधानमंत्री, मतलब जब से श्री नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं या उनके कार्यकाल में यह फ्रांस की कौन सी यात्रा है, तो 6ठी यात्रा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। पूरे यात्रा के दौरान मेजबान मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई है, और वो मुख्य रूप से वो कौन कौन से एजेंडा रहा, वो कौन कौन सा मुद्दा रहा जिसके ऊपर यहाँ पे बात हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और यहाँ पे मुद्दा जो है सबसे बड़ा था वो है AI समिट।
जिसके लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और द्विपक्षीय वार्ता तो यहाँ पे हुई ही, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो है यहाँ पे थर्ड एआई समिट में प्रधानमंत्री का भाग लेना, जो कि यहाँ पे थर्ड एआई समिट को लेकर मैं आगे अलग से चर्चा करूंगा। चलिए, तो क्या क्या वो डील हुए हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो अपने पूरे यात्रा के दौरान 11 फरवरी को आप देखेंगे कि एआई समिट रहा। एआई समिट आपको पता है 2023 से शुरू हुआ है और ये इसका तीसरा संस्करण चल रहा था। तो तीसरा संस्करण जो है कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो ये पेरिस में संपन्न हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एआई समिट के साथ साथ वो 14वें इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को भी प्रधानमंत्री ने वहां पे क्या किया है, संबोधित किया है। तो ये बेसिकली किसके लिए था, कॉमर्स के लिए था, मतलब उद्योग जगत के लिए था। सारे उद्योग के जो है वो सीईओ वहां पे उपस्थित थे, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद क्या किया है, एड्रेस किया है। यहां से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जो है दोनों राष्ट्रपति एक साथ जाते हैं और पहुंचते हैं कहां, तो पेरिस से बंदरगाह के शहर कहां पहुंचते हैं, तो मार्सिले पहुंचते हैं। ये मार्सिले काफी इंपॉर्टेंट रहा है, आप नोट कर लें यदि पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं। तो मार्सिले में जाके भारत का पहला वाणिज्य दूतावास, जिसको हम लोग कॉन्सुलेट कहते हैं, वहां पे इसका उद्घाटन किया है। मतलब भारत का फ्रांस में यदि पहला वाणिज्यिक दूतावास कहां पे खोला गया है, तो फ्रांस के ये मार्सिले में इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री ने किया है। ये मार्सिले शहर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, काफी मतलब ऐतिहासिक शहर है। कारण उसका ये है कि इसी मार्सिले में वीर सावरकर जो थे, हमारे वीर सावरकर यहीं से ब्रिटिश बलों को चकमा देकर मार्सिले से ही सफलतापूर्वक यहाँ से निकल गए थे। तो मार्सिले जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए तो दो चीजें, पहला तो एआई समिट को आप देख सकते हैं, दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्सिले में पहला भारत का वाणिज्यिक दूतावास जो है उसका उद्घाटन किया गया। तीसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों के मजार गयुर समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि भी इन्होंने भेंट किया है। तो ये आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो समाप्त हो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 18 और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1939 से लेकर 1945 के बीच में जितने भी सैनिकों ने हमारे, तो उस समय हमारे सैनिक ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, उसके दौरान जितने भी लोगों ने हमारे अपना समर्पण किया है, उसके लिए यहाँ पे एक समाधि स्थल है जिसको क्या कहा जाता है, मजार ग्योज समाधि स्थल, वहां भी प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। उसके साथ साथ एक नए थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल परियोजना पे यहाँ पे बात हुई है। तो कौन सा है उसका भी नाम आप याद कर लें, जो बेसिकली क्या करता है, तो फ्यूजन एनर्जी प्रौद्योगिकी के कैडारेचे स्थित विश्व में सबसे महत्वपूर्ण संस्थान अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी इन्होंने दौरा किया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ITER इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ITER कहते हैं। तो ये क्या है आपका इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर परियोजना है। तो यहाँ पे जितने भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो यही होते हैं, और खासकर न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं इसका प्रधानमंत्री ने क्या किया है, दौरा किया है। तो इसको लेकर आपको पता है कि छोटे छोटे रिएक्टर्स को लेकर भी हाल फिलहाल में एक न्यूज में था कि अंतरिक्ष में जो है क्या बनाया जा रहा है, तो एनर्जी बनाया जाएगा, मतलब वहां पे क्या है, बिजली बनाने की बात हुई, तो वहां पे इसी स्मॉलर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने इसका भी विजिट वहां पे किया है, इस बात को आप याद रखेंगे। तीसरा चीज यहाँ पे हुई है जो सबसे जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे क्या हुआ है कि 2047 के लिए क्षितिज कार्य योजना, मतलब भारत फ्रांस ऑलरेडी एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। रणनीतिक साझेदार का मतलब होता है कि डिफेंस टाई भी है, कॉमर्स के साथ साथ क्या है, डिफेंस टाई भी है। तो उसके लिए 2047 तक के लिए भारत ने क्या किया है, भारत फ्रांस के बीच में जो पार्टनरशिप होगा उसके लिए रोड मैप सामने रखा गया है। जो सबसे बड़ा जो डील था इस पूरे यात्रा के दौरान, वो डील हुआ है भारत का रफाल फाइटर के लिए। आपको पता है कि भारत इसके पहले ही एयरफोर्स के लिए जो है रफाल फाइटर ले चुका है, लेकिन अभी इंडियन नेवी जो है, जहां पे अभी नेवी जनरली MiG-29 का नेवल वर्जन इस्तेमाल कर रही है, जो कि काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, और इसे रिप्लेस करने की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी। और इसी को रिप्लेस करने के लिए प्रधानमंत्री ने क्या किया है, तो राफेल M, जिसको हम लोग राफेल का मरीन वर्जन कहते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री ने यहाँ पे फ्रांस के साथ जो है वो अपना डील संपन्न कर लिया है। तो इसके साथ ही आपको पता है, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उसके पहले ही खबर आ चुकी है कि 63,000 करोड़ रुपए में आप देखेंगे 63,000 करोड़ रुपए में भारत ने 26 रफाल M का डील किया है, किसके साथ, फ्रांस के साथ, जो कि संपन्न हो गया है, जो 2030 और 31 तक भारत में पूरे के पूरे जो रफाल जो है भारत में पहुंच जाएंगे। इसमें याद रखना है कि जिसमें से क्या होगा, 22 जो है इसके नॉर्मल फाइटर कैपेबिलिटी के साथ होंगे और 4 जो है वो क्या होगा, वो ट्रेनर होगा। तो यहाँ पे राफेल फाइटर जिसका मरीन वर्जन जो है उसके लिए डील संपन्न हो चुका है। साथ ही साथ स्कॉर्पियन क्लास के लिए 6 पनडुब्बियों में भारत के निर्माण के प्रोजेक्ट की भी समीक्षा यहाँ पे की गई है। हालांकि ये वाला प्रोजेक्ट अभी संपन्न नहीं हुआ है, संबंध है कि आने वाले समय में इसको लेकर जो है वो इससे जो है स्पष्ट हो जाए। तो सबसे बड़ा जो इस यात्रा के दौरान डील है जिसका अभी तक परिणाम निकल कर आ गया है, वो रफाल M फाइटर के लिए है। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करें तो एआई समिट के लिए हम एक अलग से अगले वाले न्यूज में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में 1966 में पहले सांस्कृतिक समझौते की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पे
भारत का जो कल्चरल टाइप है उसको 1966 से स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे 2026 ये चल रहा है। 2026 में भारत और फ्रांस दोनों मिलकर क्या मना रहे हैं? ईयर ऑफ इनोवेशन मना रहे हैं। इस बात को भी आप अपने साथ याद रखेंगे, ईयर ऑफ इनोवेशन मना रहे हैं। तो 2026 भारत के लिए क्या होगा? ईयर ऑफ इनोवेशन होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो भारत और फ्रांस की यात्रा के दौरान जो 4 महत्वपूर्ण जो डील हुआ है उसमें आपको याद क्या रखना है? पहला चीज याद रखा है कि भारत का पहला जो दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास खुला है वो कहाँ खुला है? तो मार्सिले में खुला है। दूसरा आप याद कर सकते हैं जो भारत का जो है वो डील आप याद कर सकते हैं जो राफेल एम फाइटर के साथ डील हुआ है। स्कॉर्पियन क्लास के डील को आप याद कर सकते हैं। और 2026 जो होगा, जो आगामी वर्ष होगा और भारत और फ्रांस के लिए क्या होगा? ईयर ऑफ इनोवेशन के लिए होगा। और एआई समिट के लिए अभी हम अगले न्यूज में कवर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसके माध्यम से आप भारत और फ्रांस के बीच में बढ़ते और मजबूत रिलेशनशिप को आप समझ पा रहे होंगे। ये आपके जीएस पेपर से जाके कनेक्ट होगा जहां अंतरराष्ट्रीय संबंध के लिए एक अलग से कंटेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने क्या किया है? यहाँ पे थर्ड एआई समिट को भी संपन्न किया है। थर्ड एआई समिट की आप बात करें यहाँ पे, तो एआई समिट का स्टार्ट जो है ऑलरेडी 2023 से हो चुका था, आपको पता है। और एआई समिट जो है पूरी दुनिया में एआई के जिम्मेदार रूप से प्रयोग को लेकर जो है वो एआई समिट यहाँ पे किया जा रहा है और किस तरीके से पूरी दुनिया में एक सही तरीके से एआई का प्रयोग किया जाए, क्योंकि एआई के दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो इस संबंध के लेकर कई सारे देशों का यहाँ पे गठबंधन है, जिसको लेकर आप देखेंगे कि पहला जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? यूके के ब्लेचले में हुआ था। और आपको पता है कि इसी समय क्या हुआ था? ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ था। कई परीक्षा में पूछा जा चुका है और अभी पूछे जाने की संभावना और भी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, एआई समिट सबसे पहले कहाँ हुआ था? 2023 में यूके के ब्लेचले में हुआ था। वहीं आप देखेंगे 2024 में इसका दूसरा संस्करण संपन्न हुआ और वो कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया के सियोल में ये संपन्न हुआ था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो आप देख लें यहाँ पे ब्लेचले पार्क और नवंबर 2023 तथा सियोल में मई 2024 में ऐसे पहले 2 शिखर सम्मेलनों को संपन्न किया जा चुका है। और तीसरा जो सम्मेलन है वो सम्मेलन अभी कहाँ देखने को आपको मिल रहा है? तो फ्रांस के पेरिस में जो है वो तीसरा सम्मेलन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये इच्छा जताई है कि इस एआई समिट का जो चौथा संस्करण जो कि 2026 में होने वाला है, तो ये संस्करण कहाँ पे हो? तो ये भारत में हो। तो संभव है कि एआई समिट का जो चौथा वाला संस्करण होगा वो संस्करण कहाँ पे होगा? तो वो भारत में संपन्न यहाँ पे हो सकता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इस पूरे एआई समिट के दौरान आप देखेंगे कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी उपस्थित थे और भी देशों में आप देखेंगे कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी यहाँ थे, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलरकारिस यहाँ पे थे और साथ ही साथ आप देखेंगे यूएनओ के सचिव जो है एंटोनियो गुटेरेस भी यहाँ पे उपलब्ध थे। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाणिज्यिक दूतावास का जो है इनोवेशन काउंसिलेट हुआ है उसके बारे में है। तो फ्रांस अभी काफी चर्चे में रहा, जहाँ पे आप देखें कि ये समिट हुआ है। तो यहाँ पे कुछ देखें, ये पूरा का पूरा जो है ये फ्रांस का मैप है। आप इसके चौतरफा देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछ सकता है। तो फ्रांस के आप देखेंगे ईस्ट वाले साइड में आप देखें यहाँ पे तो इटली आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मोनाको देखने को मिल जाएगा, नीचे में आप देखेंगे गल्फ ऑफ लायन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप देखें इसके नॉर्थ में आपको जर्मनी देखने को मिल जाएगा, लग्जमबर्ग देखने को मिल जाएगा, बेल्जियम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके ऊपर देखिए तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है काफी फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। बगल में आपको दिख जाता है यूके को जोड़ने के लिए इंग्लिश चैनल आपको देखने को मिल जाएगा और इसके नीचे आप देखेंगे कि बे ऑफ बिस्के जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और दक्षिण में और भी देखें एंडोरा और स्पेन की बाउंड्री जो है वो फ्रांस के साथ मिलती है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रधानमंत्री की अगली जो यात्रा थी वो कहाँ की यात्रा थी? तो वो यूएसए की यात्रा थी। यूएसए की यात्रा के दौरान आपको पता है कि प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या है यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और भारत और यूएसए के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आपको पता है कि हाउडी मोदी ऑलरेडी एक प्रोग्राम हो चुका था और इसको लेकर दोनों के बीच में व्यापार और खासकर डिफेंस को लेकर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे टाई को लेकर प्रधानमंत्री ने यहाँ के यात्रा किया है। तो किसी भी और आप देखें कि इनके 1 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री ने यात्रा किया है, तो इससे ये भी पता चलता है कि कोई देश कितना ज्यादा सम्मान दे रहा है। तो यूएसए का भारत का यात्रा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री यहाँ पे 2 दिनों की यात्रा के लिए यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ देखें कि 12 फरवरी से इनकी ये यात्रा संपन्न हुई। 12 और 13 को वहां पे रहे थे, जिसके दौरान वो कहाँ पे रुके थे? गेस्ट हाउस जो है वहाँ का ब्लेयर हाउस है, जहाँ पे प्रधानमंत्री रुके हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे होने वाला प्रधानमंत्री का जो है वो क्या होता है डील, कौन कौन से डील यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे 21वीं सदी के लिए यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट एक डील हुआ, जिसका नाम क्या होता है? यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट डील हुआ। इस बात को आप याद रखेंगे। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट डील COMPACT है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट डील क्या है? तो कॉम्पैक्ट जो है उसको कहते हैं कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट ये डील है, जिस डील के अंतर्गत टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस और कॉमर्स ये सारी की सारी आप देखेंगे कि डील यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला जो इस दौरा के दौरान के अंदर जो
मुद्दा रहा वो भारत और यूएसए के बीच में एक कॉम्पैक्ट डील जो है वो साइन हुआ है और इसका शुभारंभ दोनों नेताओं ने किया है। दोनों देशों के बीच में 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी का हस्ताक्षर करने तथा प्रमुख हथियारों के सह उत्पाद को जारी रखने के लिए महत्वाकांक्षी योजना। अब भारत के भी देखेंगे कि भारत के डिफेंस के सेक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एलाई है अभी कौन कौन है, तो भारत सबसे ज्यादा जो हथियार अभी कहां से ले रहा है, तो अभी तो रसिया के साथ सबसे ज्यादा हथियार है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो फ्रांस मिलेगा और तीसरे नंबर पर कौन मिलेगा आपको, यूएसए। और यूएसए के साथ भारत ने भी हाल फिलहाल में बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वेपन्स लिए हुए हैं। समझते हैं कि भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन से वो डील्स हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा आप देखें C-130J जो सुपर हाइक्यूलिस हमारा मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारे पास है C-17 ग्लोब मास्टर जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। नेवल सर्विलेंस के लिए दिया हुआ है यहाँ पे P-8I जो कि जिसको हम लोग P-8I पोसेडियन एयरक्राफ्ट कहते हैं। ये हमारे लिए बेसिकली क्या है, ओशन के सर्विलेंस के लिए काम आता है, उसके राखी के लिए काम आता है। इसके अलावा फाइटर हेलीकॉप्टर और हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में आप देखेंगे एक हेवी लेफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CH-47F कहते हैं, जिसे हम लोग चिनूक के नाम से जानते हैं। उसके अलावा नेवी के लिए MH-60 और आरहॉक हेलीकॉप्टर दिए गए हैं। AH-64E जो कि क्या है, अटैक हेलीकॉप्टर है भारत में, तो वो भारत को अमेरिका से मिला हुआ है। अभी हाल फिलहाल में हार्पून जहाज रोधी जो है वो हार्पून एंटी शिप मिसाइल से वो भारत ने लिया है। लाइट वेट का क्या कौन सा है, M777 होविजियर जो है भारत ने अमेरिका से लिया हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट डील अभी हाल फिलहाल में हुआ है MQ-9B का हुआ है, जो कि क्या है, एक ड्रोन है और सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक आर्म ड्रोन है। इसके साथ क्या है, वेपन्स लगे होते हैं और ये वॉर प्रूवन ड्रोन है। इसके साथ आप देखे हैं कि अमेरिका ने कितने सारे मिशंस को अंजाम दिया हुआ है, तो इसकी डील हो चुकी है और इसके इंडियन एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए ये दोनों ही दिए जाएंगे। जो स्काई गार्जियन है वो एयरफोर्स को मिलेगा और जो नेवल गार्जियन है मतलब सी गार्जियन है वो किसको मिलेगा, तो नेवी को मिलेगा। तो ऑलरेडी इस आरपीए का भी डील हमारे साथ हो चुका है। इसके अलावा भारत अभी क्या करेगा, P-8I जो भारत के पास एयरक्राफ्ट है 6 और P-8I एयरक्राफ्ट जो है पेट्रोल विमान जो है वो अभी भारत कहां से लेगा, अभी 6 और P-8I भारत अभी यूएसए से लेने जा रहा है। हालांकि इसकी और भी 3 जहाज लगभग 3 जहाज जो हैं ऑलरेडी नेवी के पास हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरतों को देखते हुए 6 और जहाज अभी अमेरिका के साथ भारत लेने जा रहा है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहा वो F-35 का जो है वो डील रहा। तो F-35 को लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत को प्रपोजल दिया है कि मैं आपको F-35 जो है वो देना चाहता हूं। हालांकि अभी तक इस F-35 को लेकर भारत की तरफ से ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है, क्योंकि F-35 अमेरिका ने प्रपोज किया है, भारत ने अभी उस डील के ऊपर साइन नहीं किया है। हालांकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं, संभव है कि भारत जो है वो F-35 भी आने वाले समय में खरीदे। इसके अलावा यदि आप देखेंगे व्यापार की बात करें तो अभी पिछले वर्ष मतलब इस 2024 तक आप बात करेंगे कि दोनों देशों के बीच में क्या है, 130 अरब डॉलर का जो है वो क्या है, वो द्विपक्षीय व्यापार रहा है, लेकिन इसे 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात को याद रखेंगे। भारत और अमेरिका दोनों ही भारत की तरफ से मीगा को प्रपोज किया गया है। मीगा क्या होता है, तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो मीगा कॉन्सेप्ट भारत ने प्रपोज किया है, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इसके अंतर्गत भारत में क्या किया जाएगा, अपना सेल्फ जो है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ा जाएगा। और वहीं यूएसए के राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से मागा को लॉन्च किया है, मागा के बारे में चर्चा किया। उन्होंने कहा है मेक यूएसए ग्रेट अगेन। तो मीगा और मागा इन दोनों को याद रखिएगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक यूएसए ग्रेट अगेन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दोनों ही देशों के प्रतिनिधि के द्वारा, दोनों ही देशों के नेतृत्व के द्वारा इसको साझा किया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मीगा और मागा यदि आप मेंस लिख रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को यदि आप अपने यूएसए संबंध के साथ जोड़ते हैं तो काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आइए उन इमेज को देखते हैं जो भारत ने अमेरिका से लिया है, जो कि अभी गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं चार्ली-17 ग्लोब मास्टर, ये भारत में उपलब्ध अभी सबसे हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इससे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अभी भारत के पास नहीं है, तो एयरफोर्स इसका इस्तेमाल कर रही है। और यही एयरफोर्स अभी म्यांमार वाले जो रिलीफ में आप देखेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान जो है यही चार्ली-17 गया हुआ था, जिसको स्पूफिंग देखने को मिला हुआ था, अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था। दूसरा आप ये देख रहे हैं AH-64 जिसको अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये वायुसेना अभी अटैक हेलीकॉप्टर है जिसका वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, अभी काफी वॉर प्रूवन एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ये हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसको हम लोग चिनूक हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप होविजियर जो है वो लाइट वेट होविजियर को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये नेवी को दिया गया MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है। ये P-8I पोसेडियन एयरक्राफ्ट आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है वो MQ-9B जो UAV है, जो कि आर्म्ड UAV है, वो जिसके लिए भारत ले रखा है। तो आप समझ रहे हैं कि भारत लगातार टेक्नोलॉजी के लिए दे रहा है और यूएसए भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट अलाई के रूप में साबित हो रहा है। चलिए अगले खबर की तरफ चलते हैं। जर्मनी की एक संस्था है जिस संस्था ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था है उसके द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CPI कहते हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है पूरी दुनिया में कौन से देश में कितना ज्यादा करप्शन है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है और यहाँ पे 0 से लेकर जो है वो 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है, उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। तो ये जो 2025 में आपको ये रिपोर्ट आई है बेसिकली
2024 के आंकड़ों के आधार पर दिया गया ये रैंक है। कुल मिला के 180 देश जो है इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें भारत को इस बार आप देखेंगे कि भारत आपको यहाँ नजर आ रहा है 96 पोजीशन पे भारत नजर आ रहा है, जहाँ पे भारत को 38 स्कोर मिला है। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है यहाँ पे अंतिम स्थान पे कौन रहा है, साउथ सूडान रहा है। और यहीं भारत यदि 2023 की आप बात करें, 2023 में जो है भारत किस स्थान पे रहा था, तो 39 पोजीशन पे रहा था। इस बात को भी आप याद रखेंगे, जहाँ पे भारत को 93rd पोजीशन पे रहा था, जहाँ भारत को स्कोर जो मिला था वो 39 मिला था। और इस बार आप देखेंगे 2024 में स्कोर भारत का रहा है 38 और भारत रहा है 96 पोजीशन पे। तो भारत में आप देखेंगे कि भारत अब पिछले साल जहां पे भारत 93 स्थान पे 93rd पे था, इस बार कहां पहुंच गया है, वो 96 हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत में करप्शन का जो लेवल है वो बढ़ा है, और ये बढ़ते भारत के लिए और विकसित होने के लिए ये जो स्थिति है भारत के लिए आइडियल नहीं बताती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस रैंकिंग में सुधार होगा और भारत अपने प्रोसेस में भी सुधार करेगा। और टॉप पे यहाँ पे कौन है, तो डेनमार्क है, जिसका स्कोर जो है वो 90 है। यहाँ पे लगभग करप्शन ना के बराबर आपको मिलेगा। टॉप 3 में आप देखेंगे नॉर्डिक देश ही आपको नजर आएंगे, डेनमार्क, फिनलैंड, और यहाँ पे आपको सिंगापुर और न्यूजीलैंड। तो ये टॉप के देशों में पिछले वर्ष की तुलना में आप देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर आपको नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये खबर रहा आपका सीपीआई से संबंधित। चलते हैं आगे, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र 2025 के रूप में जो है यहाँ पे देखेंगे, जो यूएसए के लिए हम देखेंगे यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र बजट 2025 में भारत ने अपना जो है वो योगदान दे दिया है। प्रति वर्ष आप देखेंगे कि जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं, 193 देश हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, फंड दिया जाता है यूएनओ को। तो यूएनओ के पास अपना कोई विशेष फंड नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। यूएनओ अर्न नहीं करती है, तो यूएनओ बेसिकली क्या होती है, वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है पूरी दुनिया में, और इसके लिए उसके पास जो फंड आता है पूरे देश उसके मेंबर से आता है। तो भारत ने भी प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी अपना जो फंड है वो 6 फरवरी 2025 को 30 दिन की नियत अवधि के अंदर ही जमा कर दिया है। तो अभी तक अपने नियत समय के अंदर जो जमा किए देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 49 देशों ने फंड जो है वो जमा कर दिया है। और भारत ने वर्ष 2025 के लिए आप देखेंगे 3.764 करोड़ डॉलर जो है भारत ने अभी किसको दे दिया है, यूएनओ को दे दिया है। तो इसलिए भारत जो है वो अपना अभी चर्चे में है, और पूर्व निर्धारित तिथि तक अपना भुगतान करने वाले देशों को ऑनर रोल के में शामिल किया जाता है। तो लोग किस में शामिल है, ऑनर रोल में शामिल है। तो आप देखें यहाँ पे यूएनओ की हम लोग बात कर लें, तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो 26 जो चार्टर एंट्री जो ऐसे तो इसकी चर्चा जो हुई थी 26 जून 1945 को हुई थी, लेकिन जो स्थापित हुआ है ये तो वो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, यूएनओ का स्थापना हुआ था। और आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैग देख पा रहे हैं। यूएनओ के बारे में देख लें, इसके जो है यहाँ पे 6 अंग माने जाते हैं, जिसमें जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और इसके अलावा आप देखेंगे इकोसॉक्स जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज जो है वो एजेंसीज हैं और फंड प्रोग्राम जो यूएनओ रन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप देख रहे हैं तो इसका आप स्नैपशॉट जरूर ले लें इस वाले स्लाइड का, क्योंकि इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि सारे जो यूएनओ के अंदर जो संस्था है, स्पेशल संस्था जो रन करती है, उसके एस्टेब्लिशमेंट डेट को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें आप देखें है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। आईको का हेडक्वार्टर 1947, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल क्यूबेक में है। तो यहाँ पे सारे हैं, आईएलओ, आईएमओ, आईएमएफ, समय आपको मिलता है तो आप इसको जरूर एक बार पढ़ लें इस स्लाइड को। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो है वो यूएन लेड जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारे तरीके के क्या करते हैं, आपके इंडेक्स भी जारी करते हैं, जिसमें यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, यूएनसीडीएफ है, डब्ल्यूएफपी है, यूएनईपी है, यूएनएफपीए है, यूएन हैबिटेट है और यूएनबी। तो इसका भी आप निश्चित रूप से स्नैपशॉट ले लें, और आप देखेंगे कि ये परीक्षा का हिस्सा जो है हमेशा ही बना रहता है। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पे इसे हम कवर नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कतर के अमीर शेख जो तमीम बिन अहमद अल थानी की भी भारत यात्रा इस बार हुई है। तो ये तीसरी यात्रा है जो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपने पूरे यात्रा के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा, यहाँ पे देख रहे हैं कतर के अमीर को प्रधानमंत्री खुद अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए इनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे भी गए हुए थे। तो भारत और कतर, आपको पता है कि पिछले कुछ वर्ष जहाँ पे हमारे कुछ ऑफिसर्स जो है फंसे हुए थे, उनको फांसी की सजा दे दी गई थी, उसको भी कतर ने वहाँ पे रिलीज किया था। तो आपको वही याद आ रहा होगा। तो आपसी संबंधों में, रणनीतिक संबंधों को लेकर दोनों के बीच में क्या हुआ है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप किया गया है दोनों के बीच में। और दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप डेवलप करने का मतलब है कि भारत जो है अब कतर के साथ क्या कर सकता है, अपना एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सैन्य रूप में भी कर सकता है। तो अभी आप देखेंगे कि गल्फ के जितने भी कंट्री हैं, गल्फ खाड़ी सहयोग परिषद जिसको कहते हैं, गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल जिसको कहते हैं, इसके अंतर्गत आप 5 देश, बहरीन मतलब कुल मिलाकर 6 देश हैं इसमें, 6 में से 5 देश के साथ जो है भारत का क्या हो गया है, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया है। कतर के साथ ये डील संभव हो गया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में डबल टैक्सेशन को लेकर बात हुआ है कि कैसे अपने टैक्सेशन को कम किया जाए। साथ ही साथ आप देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ दोनों देशों के बीच में हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सीईपी कहते हैं, सेपा कहते हैं। तो व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए दोनों देशों के बीच में कौन सा एग्रीमेंट संपन्न हुआ है, सेपा संपन्न हुआ है, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसको कहा जाता है।
दोनों देशों के बीच में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और FDI जो है वो बढ़ाने की भी बात कही गई है। FDI जो है वो 1.5 से 10 अरब डॉलर करने की बात यहाँ पे की गई है। इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कतर निवेश प्राधिकरण जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है भारत में क्या करेगा, अपना कार्यालय खोलने जा रहा है। आपके लिए कुछ कतर से संबंधित कुछ यहाँ फैक्ट है। दोनों देशों के बीच में मजबूत रिश्तों की शुरुआत 1973 में हुई थी। यहाँ के 29 लाख की आबादी में से आप देखेंगे 8 लाख आप देखेंगे भारतीय यहाँ पे हैं, 25% से ज्यादा भारतीय हैं यहाँ पे। तो मोस्ट ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कतर भारत के लिए सबसे ज्यादा LNG का क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो भारत के लिए सबसे बड़ा LNG का जो उत्पादन मतलब निर्यात मतलब वो आपूर्ति करने वाला जो देश है LNG सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, हमें कतर से मिलता है। इस बात को आप याद रखेंगे। 2022-23 में दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 18.77 अरब डॉलर का था और अब जो है यहाँ पे भारत ने कतर को 1.96 अरब डॉलर का निर्यात किया था। तो ये भी आप देखेंगे। क्यों मिला के भारत का कतर के साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो डील इस बार का रहा वो डील रहा सेपा का एग्रीमेंट। भारत अब GCC के 5 देशों के साथ जो है वो संबंध बना लिया है और अब भारत के लिए जो है वो निवेश के रास्ते यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरब, यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं कतर, कतर के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ बहरीन, ऊपर देख सकते हैं कुवैत, यहाँ पे देख सकते हैं अबू धाबी, ये रहा यमन और ये रहा ओमान। तो एक बार मैप को भी याद रखिएगा। इनके पास जो है सबसे ऊपर आप देख रहे हैं पर्सियन गल्फ, इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं जिसको पर्सियन जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं और इसके बीच में आप देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान को आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 8वां हिंद महासागर जो है अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। ये 2 देशों के बीच में आप देखेंगे। तो 8वां हिंद महासागर संपन्न जो है आज कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो वो ओमान के मस्कट में संपन्न हुआ है। 16-17 फरवरी को ये संपन्न हुआ था ओमान के मस्कट में। तो इसके बीच में आप देखेंगे है क्या ये, और इसकी जो थीम रही है सबसे इंपॉर्टेंट इसका थीम है वो टू न्यू होराइजन ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, मतलब समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वो लोग जो हैं वो शामिल हुए थे, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो 8वां सम्मेलन जो है यहाँ पे जो हुआ है ये किस इनिशिएटिव के तहत हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। ये सागर इनिशिएटिव जो कि भारत के द्वारा है क्या किया गया था, 2016 में इसको प्रारंभ किया गया था। सागर जो है क्या कहते हैं इसको, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर का जो फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज सागर। इसके बीच में जो है क्या हुआ है, ये चर्चा हुआ है। पहला हिंद महासागर सम्मेलन जो है 2016 में संपन्न हुआ था। उसके अलावा आप देखें जो कि सिंगापुर में किया गया था। दूसरा 2017 के कोलंबो में हुआ था। तीसरा 2018 जो है वो हनोई में हुआ था। तो लगातार आप देखेंगे 2016 से ये चलता रहा है और उसी के कड़ी में ये कौन सा है, 8वां है जो कि कहाँ हुआ है, ओमान के मस्कट में संपन्न हुआ है। आप इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये रहा मैप। आप बात करेंगे कि IOC जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सारे हिंद महासागर के जितने भी देश आप देख रहे हैं तत्काल यहाँ पे 30 देश जो हैं इसके मेंबर हैं। अभी 30 देश की भागीदारी है। संभव कि आने वाले समय में जो है ये संख्या, और बेसिकली जो है इनका क्या है, इंडियन ओशन को जो है वो प्रोटेक्ट करना, व्यापार के लिए सुगम बनाना, ये जो है इस पूरे जो है वो चीज का उद्देश्य रहा है। ये इस पूरे 8वें अटलांटिक सम्मेलन का जो है वो क्या रहा है, उद्देश्य रहा है। तो इसके साथ ही हमने इस वीडियो में अपने इस अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कर लिया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इसको लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। तो यदि आपको ये पूरा वीडियो बेहतर लगा है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और ग्रुप में भी जरूर आप लोग शेयर कर लें। साथ ही साथ कोई त्रुटि रही है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में दर्ज करें और बेहतर लगा है तो भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ मैं सेशन को यहीं पे देता हूं विराम। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में जहां बात होगी 2024 संस्करण के ही अप्रैल संस्करण के ही इकोनॉमिक, स्पोर्ट्स और विविध की हम बात करेंगे। तो इस सेशन में यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होइएगा और इस सेशन को देते हैं यहीं विराम। जय हिंद।